जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इस क्लास से आपको फायदा जरूर होगा। तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं पॉलिटी क्विज के तौर पे, परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इस क्लास से आपको फायदा 100% होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर डियर। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1950, 1952, 1955, 1960। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि नागरिकता के संबंध में जो संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था वो कब बनाया था, 1955 ईस्वी में बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो क्या राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, केंद्रीय वित्त आयोग। तो देखिए इसका जो कह रहा है क्वेश्चन एक बार आप फिर से देखिएगा, कह रहा है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी होता है, राज्य वित्त आयोग जो होता है, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। अर्थात हमें अगर भारत देश की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ से हमें नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, और लास्ट ऑप्शन जो कह रहा है संसद और विधान सभाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा क्या किया जाता है। यदि आप भारत देश की नागरिकता चाहते हैं तो संसद से पारित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इस क्लास से आपको फायदा जो है जरूर होने वाला है। देखिए कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। यदि आप भारत के नागरिक हैं, आप अपनी नागरिकता कब खो सकते हैं। नागरिकता, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो चलिए इसके हम ऑप्शन को देखते हैं डियर। ठीक है, देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक और दो ही क्या है इसके करेक्ट आंसर हैं। तो चलिए अब विकल्प को हम एक बार पुनः देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा था। देखिए क्या था, एक और दो, है ना। तो इसका जो क्या कह रहा है कि भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह भारत देश की नागरिकता को खो देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चलिए देखिए क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर्वप्रथम मूल अधिकारों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर
कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक जो अधिकार हैं, तो यह तो आप सभी लोगों को याद होगा कि आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, भाग 3 को। अब भाग 3 को क्या कहा है उन्होंने? सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका जो क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो भारत की दंड संहिता जो है उसमें कितनी धाराएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 511 धाराएं हैं। तो भारतीय दंड संहिता में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितनी धाराएं हैं? तो 511 धाराएं हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद दिए गए थे? इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अब एक चीज आप यहीं पे और देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये किया गया था 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स आप एक्स्ट्रा याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष का मत होता है वो क्या कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा डियर, और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। आपसे यहीं पर अगला क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है डियर। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं आप उनको भी नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए कह रहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यदि आप राज्यसभा का उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितना होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष आपकी उम्र जो है होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो उसे कहाँ पर आप पेश कर सकते हैं? क्या लोकसभा में कर सकते हैं या केवल राज्यसभा में कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी आप पेश कर सकते हैं। किसको? संविधान सभा में यदि आप संशोधन चाहते हैं तो आप कहाँ पेश करेंगे? चाहे आप रोज लोकसभा में, चाहे आप राज्यसभा में, कहीं पर भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी का नया चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी के द्वारा यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर जो उच्च न्यायालय है उस पर किसका क्षेत्राधिकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या है? क्षेत्राधिकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 3 माह, या अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? 6 माह। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? 6 माह। यदि आप किसी भी सभा मतलब सदन के आप मंत्री हैं लेकिन आपकी सदस्यता नहीं है तो कब तक आप रह सकते हैं? 6 माह तक आप बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो वो भारत की किस उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि उनके आपसी मैटर को सुलझा सकता है? तो क्या होता है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोकलनाथ, ऑप्शन बी केशवानंद भारती, और अगले विकल्प पर चलते हैं। देखिए अगला विकल्प कह रहा है ए के गोपालन और मेनका गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है? केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो देखो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को कौन सा आर्टिकल जो है विवेचित करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद 75 में इन सब बातों को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 75 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो इसका आप सीधा सा आंसर समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, यह जरूरी नहीं है। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के सदस्य हों, लेकिन आपको जिस दिन आप ग्रहण करते हैं उस दिन से आपको 6 महीने के भीतर क्या होना है कि 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का आपको सदस्यता ले लेनी है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? नीति निर्देशक तत्व है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि डीपीएसपी ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक लिखा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए इस ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश से नियोजित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। प्रेस की स्वतंत्रता, अब आप तो समझ रहे हैं ना, प्रेस की स्वतंत्रता है ना को आश्वासित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता जो हमारी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई है, वो आर्टिकल 19 है ना, अनुच्छेद 19 में इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 1 में दिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4(1) में दिया गया है, राज्य संविधान के भाग 6 में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में नहीं दिया गया है। तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो अगस्त 1946 में जो भारतीय अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य, मतलब राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, उसमें कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी क्या थे, उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, और ऑप्शन डी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए ऑप्शन डी कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर, इसका करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये आज आपके पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन रहे डियर, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। तो यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरह से आप सभी लोगों ने हमारी अन्य सभी वीडियोस को प्यार दिया है, उसी तरह से आप सभी लोग इस वीडियोस को प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से और हमारी वीडियोज़ को क्या करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।